हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएमएस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट रस शास्त्र में जो पारद प्रकरण टॉपिक है, उस पारद टॉपिक के पार्ट 5 के बारे में। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 4 के अंदर बताया था टोटल मिलाकर के 3 टॉपिक को, और 3 टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि कजली निर्माण किस तरह से किया जाता है, जारणा क्रम या जारण क्रम क्या होता है, और मूर्छना क्या होता है, और मूर्छना और मूर्छन में डिफरेंस जो है वो क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने पार्ट 4 के अंदर बात करी थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उनको देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में जो पार्ट 5 है, उस पार्ट 5 के अंदर जो टोटल मिलाकर के 4 टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे, और ये 4 टॉपिकों को जो है वो क्या बोला जाता है, पारद कल्पना के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहली कल्पना जो है दोस्तों वो है खरलीय कल्पना, सेकंड कल्पना जो है वो परपटी कल्पना, तीसरे कुपिपकु कल्पना, और फोर्थ जो बताइए वो पोटली कल्पना बताइए। इन 5 कल्पनाओं में से दोस्तों आज की वीडियो में केवल और केवल 2 कल्पनाओं के बारे में बात करेंगे। पहली कल्पना जो है वो कौन सी होगी, खरलीय कल्पना, और दूसरी होगी परपटी कल्पना। इन 2 के बारे में बात करेंगे। आने वाले नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो बची हुई 2 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं खरलीय कल्पना जो है वो क्या होती है उसके बारे में। दोस्तों खरलीय कल्पना के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि जो भी अलग अलग तरह की रस वस्तुएं बनाई जा रही है उनका आधार द्रव्य किसको बताया है, पारद को बताया। पूरा का पूरा चैप्टर ही पारद का है। मैंने शुरुआत से आपको इस चैप्टर में पारद के अलावा कोई दूसरी चीज़ पढ़ाई नहीं है। चाहे शोधन की बात करो, चाहे आप अष्टविध संस्कार की बात करो, है ना, चाहे मूर्छना प्रोसेस की बात करो, चाहे जारण की बात करो, मैंने सारी की सारी जितने भी प्रोसेस थे, जितनी भी सारी चीज़ें थी, दोष होगी, शुद्धि होगी, सब कुछ मैंने पारद से रिलेटेड ही आपको बताया था। अब लास्ट में सारी की सारी जो कल्पना बताने वाला हूँ 4, वो 4 अलग अलग तरह की कल्पना भी क्या है, पारद की ही है। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग तरह के रस वस्तु के निर्माण में इस पारद का इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए मैंने आपको रस शास्त्र शुरू करने से सबसे पहले इस पारद के बारे में ही पढ़ाया है। इसके बाद में आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें अदर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको इसलिए पढ़ाया था क्योंकि जितनी भी तरह की रस वस्तु होती है उन रस वस्तुओं का आधार द्रव्य इस पारद को पता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि पारद इनका आधार द्रव्य है, तो क्या पारद को सिंगल यूज ले सकते हैं, बिना किसी दूसरी चीज़ के साथ में मिलाए हुए क्या यूज में ले सकते हैं, या फिर किसी दूसरी चीज़ के साथ में जो कंबाइंड फॉर्म में बना करके जो है ना कंपोनेंट की फॉर्म में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सीधी सीधी बात है कि सिंगल रूप में अगर आप पारद का प्रयोग करते हो तो उस कंडीशन में वो मेडिसिन की फॉर्म में काम नहीं करता है। ठीक है, जो भी मतलब पारद के अंदर व्याधिनाशक क्षमता हो, चाहे वो रसायन की तरह काम करे, चाहे वो वाजीकरण की तरह काम करे, चाहे वो कंप्लीट रूप से 100% जो है शुद्ध हो, कैसा भी हो, है ना, हर तरह की डिजीज़ को चाहे ख़त्म करने की पावर रखता है, लेकिन वो तब तक नहीं कर पाएगा किसी भी डिजीज़ को ख़त्म तब तक कि उसको संयुक्त रूप में प्रयोग नहीं लिया जाएगा। मतलब कि जो भी पारद है उस पारद को रस औषधि के निर्माण का आधार द्रव्य तो बोला गया है, लेकिन इसको आप चाह कर भी सिंगल जो है वो औषधि के रूप में प्रयोग नहीं ले सकते। अब दोस्तों जब इसको सिंगल प्रयोग में नहीं ले सकते तो इसीलिए इनके अलग अलग तरह के जो है सहयोग बनाए गए थे औषधि के साथ में। ठीक है, अलग अलग तरह की औषधि के साथ में इसके सहयोग बनाए गए थे, उसी को अपन संयुक्त पारद बोलते हैं, और इस संयुक्त पारद का प्रयोग जो है वो रस औषधि के तौर पर किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों खरलीय कल्पना के बारे में। तो दोस्तों जो अलग अलग तरह की 4 कल्पनाएं बताई है, ठीक है, उन सभी 4 कल्पनाओं के अंदर सबसे पहली जो कल्पना आती है वो आती है खरलीय कल्पना, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है खलवीय कल्पना। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कल्पना होती है, और दूसरी बात है कि अग्नि की आवश्यकता जो है इसमें नहीं होती है। ठीक है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कल्पना है। ठीक है, मतलब इसमें आपको किसी भी तरह की किसी चीज़ को पकाना नहीं, किसी को कोई गर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना है। आपको खरलीय कल्पना में सीधा सा जो है वो खरल यंत्र की सहायता से जो भी योग बनाना है उसको अपन खरलीय कल्पना बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बस जो भी 2 कंपोनेंट है उनको आपस में मिलाना होगा, 2 या 3 जितने भी है उनको आपस में आप मिलाना होगा। आपको किसी भी तरह की अग्नि की इसमें जरूरत है नहीं। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसको इसलिए बोला है क्योंकि दोस्तों रस शास्त्र के अंदर जितने भी योग है उनमें से ज़्यादातर योगों के निर्माण के अंदर जो है इस खरलीय कल्पना का कल्पना को यूज में लेते हैं, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कल्पना बताया है। सेकंड, और इसको इम्पोर्टेंट बताने का मतलब क्या है कि चिकित्सा में अत्यधिक उपयोगी कल्पना होती है, इसलिए इसको क्या बोला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें सुगंध, निर्गंध, एकल या संयुक्त आदि रूप में खरल में ही संपन्न करके औषध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की कल्पना को जो है वो खरलीय कल्पना बोलते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है सीधा सीधा कि इसके अंदर क्या करते हैं कि जो है वो पारद को आप सिंगल रूप में भी जो है वो औषधि के रूप में परिणित कर सकते हो। ठीक है, या तो आप उसके साथ में गंधक मिला करके प्रयोग में कर सकते हो, या फिर उसको जो है सिंगल रूप में या फिर उसको कंपोनेंट की फॉर्म में जो है वो खरल यंत्र में आपको डालना है, और खरल यंत्र में डाल करके उसको कूटना पीटना है, सारा करना है, और उससे जो है आप इसको क्या कर सकते हो,
है ना, औषधि के रूप में जो प्रस्तुत कर सकते हो। इस प्रकार की कल्पना को क्या बोलते हैं, खरलीय कल्पना बोलते हैं। बस सिंपल सा आपको याद रखना है। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से आपको करना है। तो इस खरलीय कल्पना के अंदर बुक में टोटल मिलाकर के 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है त्रिभुवन कीर्ति रस निर्माण। ठीक है, वो खरलीय कल्पना से किया जाता है, इसलिए इसका खरलीय कल्पना का एग्जाम्पल क्या है, त्रिभुवन कीर्ति रस। ठीक है, उसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल और बुक में दिया हुआ है, वो है सूत सेकर रस निर्माण की विधि, जो भी है वो खरलीय कल्पना में। तो इसमें मैं आपको त्रिभुवन कीर्ति रस के निर्माण की जो विधि है, जिसमें कौन कौन से घटक द्रव्य यूज में हो रहे हैं, भावना द्रव्य क्या यूज में लोगे, और उसके बाद में जब आप इस त्रिभुवन कीर्ति रस को बना लेते हो तो बॉडी में इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, मतलब इसका उपयोग क्या है, उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों त्रिभुवन कीर्ति रस की बात करें तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि पारद की खरलीय कल्पना या खलवीय कल्पना को समझाओ, तो आप सबसे पहले तो डाल दोगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कल्पना है। सेकंड पॉइंट आप डाल सकते हो कि इसमें अग्नि के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा बोल दोगे कि ये जो है चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कल्पना होती है, क्योंकि इसी का प्रयोग करके जो है वो रसशास्त्र में ज़्यादातर योगों का निर्माण जो है वो किया जाता है। इस तरह से आप 3-4 पॉइंट वो बना लोगे। और अगला पॉइंट में आप बताओगे कि एग्जाम्पल के अंदर आप लिख सकते हो त्रिभुवन कीर्ति रस और सूत सेकर रस। इसमें से आप सूत सेकर का थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे तो आपका लगभग जो भी 5 नंबर के कंटेंट में आपको जितना लिखना होता है उतना आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो इसके घटक द्रव्य कौन कौन से वो याद रखो, जिसमें सबसे पहले त्रिकटु याद रखना है। और त्रिकटु के बाद में त्रिकटु में क्या होता है, एक तो सोट होती है, पिपल्ली होती है और मरीच होती है। सोट, पिपल्ली और मरीच त्रिकटु के 3 द्रव्य आपको याद रखना है। ये जो पिपल्ली लिखा हुआ तो पिपल्ली से आप अगला द्रव्य और याद रख सकते हो, वो क्या है, पिपल्ली मूल। ठीक है, पिपल्ली मूल मिलती जुलती है। ठीक है, तो सोट, पिपल्ली और मरीच आपने बोला, इसमें पिपल्ली से आप पिपल्ली मूल बोल देना। उसके बाद वत्सनाभ, हिंगू और टंकण। ठीक है, इसको आपको एक और साथ याद रखना है कि वत्सनाभ, हिंगू और टंकण। तो टोटल मिलाकर के इसमें 7 द्रव्य, जिसमें से क्या हो गया त्रिकटु। त्रिकटु का मतलब क्या हो जाएगा, सोट, पिपल्ली और मरीच। उसके बाद पिपल्ली से आपको पिपल्ली मूल बोल देना है और 3 द्रव्य वत्सनाभ, हिंगुल और टंकण। इस तरह से आपको इसके घटक द्रव्य जो टोटल मिलाकर के 7 है, इन 7 को याद रखना है। उसके बाद में अगली चीज आती है कि इसमें भावना द्रव्य जो आपको क्या यूज में लेना है। सबसे पहला जो भावना द्रव्य बताया वो तुलसी, अदरक और धतूरा। ठीक है, ये 3 द्रव्य बताए, इनमें से इनका सौरस लेना है और सौरस के प्रत्येक की जो 3-3 भावना आपको देनी है। ठीक है, अब जो भावना द्रव्य है उन भावना द्रव्यों को आप एक पॉइंट से याद रख सकते हो। आपको एक शब्द याद रखना है, धातु। धातु में जो ध है दोस्तों, उस ध से आपको धतूरा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में धा लिख रहे तो उस टाइम पे ध पे आ की मात्रा लग रही है। ठीक है, तो इस आ से जो आपको क्या याद रखना है, अदरक याद रखना है। और उसके बाद लास्ट तू है, तू से जो आपको क्या रखनी है, तुलसी याद रखनी है। तो इसलिए इस तरह से अगर आप धातु शब्द को याद रखोगे तो धातु से आप धात की बोल धातु शब्द में आपको ध से जो है धतूरा याद रखना है। आज से जो है आप अदरक याद रख सकते हो। उसके बाद में उसके बाद तू से जो आप तुलसी याद रख सकते हो। इस तरह से और तीनों का अपन क्या प्रयोग में ले रहे हैं, सौरस प्रयोग में ले रहे हैं। और 3-3 भावना, 3 द्रव्य मतलब कि 3 भावना प्रयोग में लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप भावना द्रव्यों को इसमें याद रख सकते हो। जब आप दोस्तों इस त्रिभुवन कीर्ति रस का निर्माण कर लेते हो तो निर्माण करने के बाद में इसकी जो भी प्रयोग में ली जाने वाली मात्रा है वो कितनी है, 1 रत्ती मात्रा में आपको प्रयोग में लेना है। और उपयोग जो है इसका कहाँ पर, मतलब कि इसका यूज जो है कहाँ पर कर सकते हैं, कि सभी प्रकार के ज्वर। सेकंड जो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के जो भी घटक द्रव्य हैं, भावना द्रव्य कौन कौन से, इसका कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, उसके बारे में आपको बुक में से पढ़ना है। जस्ट मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि सूत सेकर रस इस खरलीय कल्पना का दूसरा एग्जाम्पल है। इसका उपयोग जो अनेक प्रकार के रोगों में किया जाता है, जैसे कि वमन, अम्ल, पित्त, शूल, कास और श्वास। ठीक है दोस्तों, ये तो बात करी मैंने पहली कल्पना, जिसका नाम है क्या, खरलीय कल्पना। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज की वीडियो के सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है परपटी कल्पना। दोस्तों इस परपटी कल्पना में मैं आपको टोटल मिलाकर के 4 से 5 जो है वो पॉइंट कवर करूंगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले बताऊंगा कि परपटी कल्पना की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या होती है। उसके बाद में इसके टाइप्स कौन कौन से, मतलब इसके भेद कौन कौन से बताए गए। और जब भी दोस्तों आप किसी भी रस औषधि का निर्माण परपटी कल्पना से करते हो तो उस दौरान आपको कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत होती है, मतलब आवश्यक सामग्री जो है आपकी क्या क्या होगी, और उसके बारे में देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मात्रा कितनी आपको प्रयोग में लेनी, इसके अंदर पथ्य अपथ्य जो है क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि परपटी कल्पना का एग्जाम्पल जो है वो क्या है, उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस परपटी कल्पना की डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन से पहले इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं कि परपटी शब्द बना किस तरह से। ठीक है, तो परपट शब्द जो है वो
परपटी शब्द जो है परपट से बना है, जिसका अर्थ होता है पापड़ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि परपटी शब्द जो है परपट से बना है, परपट का मतलब पापड़ होता है। इतना सा आपको याद रखना है कि डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन बनाने के लिए आपको मैं टोटल 2 पॉइंटों में इसकी डेफिनेशन कवर करूंगा, फिर एक साथ बोल के आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन क्या बनेगी, आपको किस तरह से लिखनी है। इस परपटी कल्पना में क्या करते हैं कि सबसे पहले शुद्ध पारद लेते हैं, क्योंकि आने वाली जो दूसरी, तीसरी और चौथी जो मैंने वीडियो बताई थी उसके अंदर मैंने पारद शुद्धि से रिलेटेड ही पूरी बात करी थी, इसके अलावा कुछ बात करी नहीं थी आप लोगों से। तो जो भी आपको शुद्ध, आपके पास में शुद्ध पारद है, उस शुद्ध पारद के साथ में आपको शुद्ध गंधक लेना है। शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक दोनों एक साथ लेना है, और दोनों एक साथ लेकर के जो कजली निर्माण विधि मैंने आपको पार्ट 4 के अंदर पढ़ाई थी, वो जो कजली निर्माण विधि है उसका प्रयोग करते हुए आपको कजली बनानी है। जब आप कजली बना लेते हो तो कजली बनाने के बाद में आपको क्या करना है, कजली को केले के पत्तों के मध्य में रख करके गोबर द्वारा दबाकर पापड़ जैसा बना देते हैं, इसे परपटी कल्पना कहते हैं। दोस्तों जब कजली बना लेते हो तो कजली बना लेने के बाद में इस कजली को जो केले के पत्ते होते हैं उन, ठीक है, उन केले के पत्तों के मध्य रखना है, और केले के पत्तों के मध्य रख करके जब गोबर के द्वारा ऊपर से दबा देते हैं तो दबाने पर ये बिल्कुल क्या हो जाती है, पापड़ की तरह हो जाता है। एक बार आप सोच के देखो, किसी भी चीज़ को अगर अपन जो है ना ऊपर से दबाएंगे तो दबाने पर वो क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, पापड़ के जैसी हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी तरह से यहाँ पर जो है वो क्या बन जाती है, पापड़ की जैसी बन जाती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, परपटी कल्पना बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर के 2 पॉइंट है जिसके अंदर मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पर समझाई। तो ऑल ओवर डेफिनेशन को जो आप किस तरह से लिख सकते हो, मेन पेपर में आपके पास में आएगी परपटी कल्पना। ठीक है, तो दोस्तों मेन पेपर में आप डेफिनेशन किस तरह से बनाओगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम जब शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को एक साथ लेकर के कजली बनाई जाती है, तो इस प्रकार से बनाई हुई कजली को जब केले के पत्तों के मध्य रख करके गोबर के द्वारा दबाकर पापड़ के जैसा बना दिया जाता है, तो इस प्रकार की कल्पना को ही परपटी कल्पना कहते हैं। इस तरह से आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं परपटी कल्पना के भेद जो है कौन कौन से बताए गए हैं उसके बारे में। तो भेद की बात करता हूं तो परपटी में जो द्रव्य है उस द्रव्य की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार का बताया। पहला तो जाएगा सगंध परपटी और दूसरा हो जाएगा निर्गंध परपटी। सगंध नाम से पता चल रहा है कि जब पारद की कल्पना के अंदर जब भी आप परपटी बनाते हो तो परपटी के निर्माण के दौरान अगर आप गंधक को प्रयोग में लेते हो, मतलब कि एक तरह से गंधक को जितने भी आप द्रव्य यूज में ले रहे हो उनमें अगर प्रधान रूप से अगर आप गंधक को प्रयोग में ले रहे हो तो उसको अपन सगंध परपटी कल्पना बोलेंगे। और अगर मान लो कि आप गंधक को जो है, जो भी गंधक है उस गंधक को प्रधान द्रव्य के रूप में ना लेकर के किसी दूसरे द्रव्य को प्रयोग में ले रहे हो, या फिर आपने गंधक बिल्कुल ही नहीं रखा है, ठीक है, पूरी कल्पना के अंदर, तो उस प्रकार की जो भी परपटी कल्पना होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, निर्गंध परपटी। पूरी डेफिनेशन इसी तरह से लिखी हुई है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि ऐसी परपटी जिसमें प्रधान द्रव्य के रूप में पारद एवं गंधक उपस्थित होता है उसे अपन सगंध परपटी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके रस परपटी और स्वर्ण परपटी है, ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। निर्गंध परपटी की बात करें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसी परपटी जिसमें पारद एवं गंधक प्रधान द्रव्य के रूप में नहीं होता है किंतु औसत द्रव्य का स्वरूप जो है परपटी के जैसा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, निर्गंध परपटी बोलते हैं। तो मैंने आपको यही बोला था कि आपके जो है वो पारद और गंधक परपटी निर्माण में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर आप होते हैं तो उसको अपन सगंध परपटी बोलेंगे, और अगर वो उपस्थित नहीं होते तो उसको अपन निर्गंध परपटी बोलेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था मूर्छना के बारे में, ठीक है, सगंध मूर्छना और निर्गंध मूर्छना। अगर आप गंधक को प्रयोग में लेते हुए अगर गंधक को पारद के साथ में प्रयोग लेते हुए अगर पारद में व्याधि नाशक क्षमता उत्पन्न करते हो तो वो उसकी सगंध मूर्छना कहला रही थी। ठीक है, और अगर मान लो आप गंधक को प्रयोग में ना लेते हो तो और वैसे ही पारद में व्याधि नाशक क्षमता उत्पन्न करते हो तो उसकी वो निर्गंध मूर्छना कहलाती है। उसी तरह से इस परपटी के भी भेद बता रखे। ठीक है, तो ये भेद आपको 2 याद रखने और एग्जाम्पल लेके याद रख लेना कि सगंध परपटी का जो एग्जाम्पल है वो आपको, सगंध परपटी का जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो आपको बताया गया है रस परपटी और स्वर्ण परपटी, और निर्गंध परपटी का जो एग्जाम्पल है वो श्वेत परपटी और मल्ल परपटी बताया गया है। अब देखते हैं दोस्तों परपटी कल्पना के अंदर कि जब भी परपटी का निर्माण किया जाता है या फिर पापड़ की जैसी चीज़ आप बनाते हो, ठीक है, तो उसके निर्माण के दौरान आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो आवश्यक सामग्री या उपकरण जो है वो क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है खरल यंत्र होगा, गृत होगा, छोटा चम्मच होगा, स्टोव होगा और चाकू होगा। ठीक है, इसमें गृत भी आप सभी जानते हो क्या होता है, छोटी चम्मच ले आते हैं, स्टोव रखना, चाकू रखना। इसमें खरल यंत्र, अब खरल यंत्र दोस्तों साइड में आपको डायग्राम दिख भी रहा होगा कि खरल यंत्र की जो संरचना है वो कैसी होती है। इसके अलावा बुक में से भी देख सकते हो और इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन उसको थोड़ा पढ़ के देख लेना। अभी जस्ट आपको समझने के लिए जो है वो खरल यंत्र कैसा होता है उसको आप डायग्राम से साइड में देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि इस परपटी कल्पना का निर्माण जो है किस तरह से किया जाता है उसकी बात करते हैं। परपटी के निर्माण में आपको सबसे पहले क्या करना है, कजली बनाना है।
ठीक है। अब जो भी आप द्रव्य यूज में ले रहे हो वो द्रव्य आपके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका गंधक और पारद आप यूज में ले रहे हो सकता है कि गंधक और स्वर्णमाक्षिक आप यूज में ले रहे हो सकता है कि धातु रूप धातु आप साथ में यूज में ले रहे हो सकता है कि महारस उपरस साधारण रस ले रहे हो सकता है कि रत्न उपरत्न ले रहे हो, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको परपटी कल्पना अगर परपटी कल्पना विधि से अगर आप प्रोसीजर यूज में ले रहे हो तो सबसे पहले आपको कजल्ली बनानी है। और कजल्ली कैसे बनाते हैं मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया था। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है, कजल्ली बनानी है। और जब आप कजल्ली बना लेते हो तो कजल्ली बनाने के बाद में आपको इसके बाद क्या करना है, ज़मीन पे फैलाना है गोबर, ठीक है। गाय का जो गोबर होता है वो आपको गोबर जो है ज़मीन पे फैलाना है। ज़मीन पे गोबर फैलाने के बाद में उसके ऊपर आपको केले का जो पत्ता होता है, ठीक है, उसका डंठल बीच में से आपको निकाल देना है। और बिना डंठल का जो केले के पत्ते होते हैं उनको आप उसको गोबर के ऊपर बिछाना है, ठीक है। गोबर के ऊपर बिछाने के बाद में क्या करते हैं अपन, जैसे आप गोबर के ऊपर उसको बिछाते हो तो बिछाने के बाद जो आपने कजल्ली बनाई है उस कजल्ली को उस केले के पत्ते के ऊपर आपको फैला देना है। और फैलाने के बाद में आपको क्या करना है, ऊपर से एक और जो है केले का पत्ता लेकर के उसको ढक देना है। और दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है, उसमें वजन लगाने के लिए आपको क्या करना है, एक अदर जो है वो दूसरा केले का पत्ता लेना, उसमें गोबर भरना है, वो बारी पोटली जैसा उसको बनाना है और पोटली जैसा बना करके उसके ऊपर रख देना है, ठीक। आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ कि आपने क्या किया कि किसी है ना, सबसे पहले आपने क्या किया कि जो भी कजल्ली बनाई उन दोनों को, जो कजल्ली थी उस कजल्ली को आपने क्या किया, सबसे पहले 2 केले के पत्तों के बीच में रखा। उसके बाद में ऊपर से जो आपने वजन के लिए क्या कर दिया, जो भी दूसरे केले के पत्ते थे उनमें गोबर भर के उनके ऊपर रख दिया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब एक बार मैं डेफिनेशन इसमें पूरी विधि भी आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कजल्ली बनाते हैं। इसके बाद में फिर भूमि पर गोबर बिछा करके उसके ऊपर केले का पत्ता बिछा देना। एक दूसरे केले के पत्ते पर गोबर भर करके पोटली बनाकर रख लेते हैं। अब कजल्ली को थोड़ा घी में डाल करके अग्नि पर पकाकर द्रवित करेंगे। कजल्ली के पूर्ण रूप से द्रवित हो जाने पर गोबर के ऊपर रखे केले के पत्ते पर फैलाकर ऊपर से पोटली द्वारा ढक देते हैं ताकि गोबर की शीतलता पाकर के कजल्ली ठंडी हो जाए, ठीक है। पूरी पूरी वही विधि लिखी हुई जो मैंने बताया था, ठीक है। अब दोस्तों जो भी पोटली निर्माण है उस पोटली निर्माण के दौरान आपको सावधानी क्या रखनी है, पहली सावधानी तो ये रखनी है कि जब भी आप कजल्ली का निर्माण करते हो तो उस दौरान आपको उसमें घृत के साथ में जब भी आप उसको पिघलाते हो तो पिघलाने के दौरान आपको घृत जो है ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में नहीं लेना। और अगली चीज़ लिखी हुई कि केले के पत्तों के बीच में से आपको डंठल को जो है वो हटा देना है ताकि परपट्टी बिल्कुल प्लेन बने, एकदम पापड़ की जैसी परपट्टी बने, ठीक है। तो इसलिए आपको उसके बीच में से जो है केले के पत्ते का जो भी बीच का डंठल होता है उसको आपको हटा देना है। इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं कि परपट्टी कल्पना का उपयोग जो है वो क्या है। पहला पॉइंट तो जाए, परपट्टी कल्पना जो अति महत्वपूर्ण औषधि कल्पना होती है। आंत्र विकारों में विशेष रूप से का प्रयोग किया जाता है। मंदाग्नि एवं घृणी रोगों की विशेष औषधि होती है, आंत्र की शक्ति को वर्धन करने का काम करती है। इसके अलावा अर्श पांडु अतिसार शोथ में भी जो है वो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको देखने को कॉमन मिल रही होगी कि आंत्र विकार हो गया, जिसके अंदर आप जो है वो क्या बात कर सकते हो कि आंत्र विकार की बात कर सकते हो। मंदाग्नि होगी, घृणी होगी, मतलब एक तरह से इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है, मतलब एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है उनके अंदर मेनली जो है वो इस परपट्टी के अंदर जो परपट्टी कल्पना आप बना रहे हो उसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, अब ये मेन रूप से जो है वो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम वाला जो भी घृणी वाला आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपन उसको बोल रहे हैं, ठीक है। आयुर्वेद में घृणी का मतलब वही है। तो इस घृणी के अंदर जो है ना विशेष रूप से इस परपट्टी का उपयोग जो है वो इतना ज़्यादा प्रयोग में क्यों लिया जाता है, इतना ज़्यादा इसका फायदा जो है क्यों होता है, तो उसका रीज़न है दोस्तों कि परपट्टी का जो अवशोषण है वो आमाशय में न होकर के घृणी, पक्वाशय और भ्रातात्र में होता है। इसी कारण से परपट्टी का विशेष प्रभाव जो घृणी रोग पर होता है। क्योंकि दोस्तों जो परपट्टी है उस परपट्टी के अगर एब्जर्वेशन की बात करें तो कोई भी मेडिसिन जहाँ पे एब्जर्व होगी उसका इफेक्ट ज़्यादातर वहाँ पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो दोस्तों परपट्टी है वो परपट्टी का जो भी एब्जर्वेशन है वो स्टमक में ना हो करके स्टमक के आउटर पार्ट में होता है, मतलब स्टमक के बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला रीजन है, छोटे अत्र वाला पार्ट है, उसमें इसका एब्जर्वेशन होता है। इसलिए इसका ज़्यादातर प्रभाव जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, घृणी वाले पोर्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम जो इस परपट्टी कल्पना का यूज़ है वो आंतर विकारों में ज़्यादा किया जाता है, जिसके अंदर कोई भी मंदाग्नि का पेशेंट हो सकता है, घृणी रोग का पेशेंट होता है, या फिर कोई भी आंतर विकार का पेशेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए परपट्टी घृणी जो है चिकित्सा में विश्वसनीय एवं अत्यधिक लाभदायक होती है। अब बात करते हैं कि दोस्तों जब भी आप इसका प्रयोग करते हो परपट्टी कल्पना का तो इसकी कितनी मात्रा जो है आपको प्रयोग में लेनी चाहिए। तो जनरली अगर मैं मात्रा की बात करता हूँ तो सामान्य मात्रा जिसकी 1 से 2 रत्ती है, और कल के रूप में अगर आप प्रयोग करते हो 1 से 10 रत्ती जो आप प्रयोग में ले सकते हो। अगली चीज़ है कि पथ्य अपथ्य व्यवस्था क्या है, मतलब कि जब भी किसी व्यक्ति को आप औषधि के रूप में परपट्टी बना करके देते हो
इस प्रॉपर्टी कल्पना की सहायता से। तो उस टाइम पे उस व्यक्ति को क्या क्या परहेज रखने हैं, मतलब कि क्या उस टाइम उसको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप सभी को पता होगा जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हो, कोई भी दवाई गोली लेते हो, तो उस दौरान आपको डॉक्टर ये बताता है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अगर वो नहीं बताता तो भी आप पूछते हो कि डॉक्टर साहब क्या खाए और क्या नहीं खाए, तो वही पथ्य अपथ्य होता है। ठीक है, पथ्य का मतलब होता है कि जो भी आपकी बॉडी के लिए क्या सही होगा, और अपथ्य का मतलब होता है जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होगा वो अपथ्य है, और जो सही होगा वो क्या है, पथ्य है। तो पथ्य के अंदर दूध, तक्र और घी का प्रयोग आप कर सकते हो। उसके अलावा अपत्यम, व्यायाम, स्नान और पका केला जो आपको प्रयोग में नहीं लेना है। नीचे एक और छोटी सी चीज लिखी हुई कि धातु का प्रयोग जो है परपट्टी में पारद के अंदर घोल करके कजली बना करके जो किया जाता है। अब दोस्तों ये तो बात हुई कि परपट्टी कल्पना के द्वारा जो है आप इस तरह से योग बना सकते हो, लेकिन जैसे मैंने खरले कल्पना के अंदर आपको त्रिभुवन कीर्ति रस और सूतशेखर रस 2 एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल है जिसका आपको ध्यान, जो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, तो जिसमें रस परपट्टी है। ठीक है, रस परपट्टी का निर्माण जो है उस परपट्टी कल्पना के द्वारा ही किया जाता है। इसमें घटक द्रव्य क्या क्या है, सबसे पहले तो है कि हिंगुलोत्त पारद होता है, शुद्ध गंधक होता है, दोनों समान मात्रा में लेना है, और उसकी क्या बनानी है, आपको कजल्ली बनानी है। उसके बाद में कजल्ली को दोनों जो भी केले के पत्ते होते हैं उनके बीच में रखना है, ऊपर से केले के पत्तों से भरा हुआ जो पोटली उससे दबाना है, और इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, उपकरण वही कि चूल्हा, छोटी चम्मच, चाकू, खरल यंत्र रखना है। मात्रा इसकी सामान्य 2 रत्ती, और कल के रूप में अगर प्रयोग लेते हो तो 2 से 10 रत्ती। गुण जो है क्या हो जाएंगे, ग्रहणी, क्षय, कास, अतिसार, दाह, पाक, इन सब में, और काम, शक्तिवर्धक और शुक्रजनक जो है वो इसको बताया है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया। इसके अलावा भी बुक में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है ना ताम्र परपट्टी निर्माण भी बता रखा है कि ताम्र परपट्टी किस तरह से बना देते हैं। उसके अलावा लोह परपट्टी जो है किस तरह से बनाते हैं ये भी बता रखा है। उसके अलावा और जो है पंचामृत परपट्टी किस तरह से बनाते हैं ये बता रखा है ना। और उसी के साथ साथ जो है श्वेत परपट्टी किस तरह से बनाते हैं ये भी आपको बता रखा है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए, उनको आप एक बार बुक में से देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो यही कवर होंगे कि उसके घटक द्रव्य क्या है, भावना द्रव्य क्या है, ठीक है, निर्माण की विधि क्या है, उपकरण कौन कौन से प्रयोग में हो रहे हैं, प्रयोग जो उसका काम में करते हैं, और मात्रा जो उसकी कितनी यूज में लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को उस वीडियो की शुरुआत करी थी कहाँ से, कि रस वस्तु के निर्माण में जो है वो क्या है, पारद जो है वो आधार द्रव्य है। उसके बारे में मैंने आपको खरले कल्पना के बारे में बताया, उसके एग्जाम्पल जो है क्या क्या था उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने परपट्टी कल्पना के बारे में आपको बताया, जिसके अंदर परिभाषा, भेद, आवश्यक सामग्री, निर्माण विधि, इन सब के बारे में बात करी। दोस्तों आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो की उसके अंदर मैं आप लोगों को इसी चैप्टर का जो पार्ट है, पार्ट 6 है, उस पार्ट 6 के बारे में बताऊंगा। और इस पार्ट 6 के अंदर दोस्तों मैं आपको जो भी बचे हुए 2 जो अलग कल्पना और बची हुई है, ठीक है, उनके बारे में बात करूंगा, जिसके अंदर जो है वो कुपी पकु कल्पना और पोटली कल्पना, इन 2 कल्पनाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।